नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बातें जीएस की। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, संविधान की जो असली ताकत होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संविधान में इनका क्या महत्व है और इन्हें क्यों कहा जाता है संविधान की आत्मा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि वो अधिकार जो हर भारतीय नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय का हक देती हैं। यानी अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा ही दिए गए हैं। यानी ये संविधान क्या है, व्यक्ति को गारंटी देता है कि उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा करेगा और इन्हें किसी भी तरह से कोई भी सरकार आसानी से नहीं छीन सकती। यानी आसानी से छीन नहीं सकती, लेकिन इसको छीना जा सकता है, उसका भी कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं है, ये कानूनी अधिकार होती हैं जिन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हो। यानी इसका हम कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं, हमें अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ये स्वतंत्र, समान और गरिमामय जीवन के लिए जरूरी होते हैं। ये जो अधिकार है संविधान के भाग 3 में इसको रखा गया है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें पूरा मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। जब हम संविधान की बुक खोलते हैं तो उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका पूरा विवरण दिया गया है। आखिर मौलिक अधिकारों का महत्व क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है। पहला है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरा है कि कानून के सामने समानता की गारंटी देता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कानून के समक्ष सभी समान है। समाज में न्याय की व्यवस्था को यानी अन्याय से दूर हो, भेदभाव ना हो, अत्याचार ना हो, इसको रोका जाए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 ये क्या है, संविधान की आत्मा है। अगर कोई आपका मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने अधिकार को बचाने के लिए। संविधान में एकमात्र ऐसा भाग है जिसे आप कोर्ट में ही क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हो। यही बनाता है हमारे लोकतंत्र को सशक्त और एक जिम्मेदार। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की सूची। समानता का अधिकार, यानी समानता हर नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। भारत के संविधान में इसे मौलिक अधिकारों की पहली श्रेणी में रखा गया है। बात करते हैं समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 का। क्या है अनुच्छेद 14? अनुच्छेद 14 बोलता है कि कानून के सामने क्या है, सभी समान है। यानी कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। इसका मतलब अगर निकाला जाए तो यह नहीं होता कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, बल्कि यहाँ है कि समान परिस्थितियों में चाहे कोई परिस्थिति हो, सभी को समान व्यवहार मिलेगा। यानी कहे तो रूल्स ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, यदि कोई मंत्री है और एक आदमी है तो उन्हें अगर वो दोनों अपराध करते हैं, सेम अपराध करते हैं, तो उन्हें सजा भी सेम मिलनी चाहिए। यानी दोनों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए, ये बताता है। दूसरा बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, जो भेदभाव का निषेध करता है। इसका मतलब क्या है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप कोई किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, इसमें क्या है, रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये एक सकारात्मक भेदभाव है। ये नकारात्मक भेदभाव नहीं है कि हम किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी नस्ल के प्रति भेदभाव कर रहे हैं, ये नहीं है। उदाहरण के लिए बात किया जाए तो महिला छात्रों को अलग स्कॉलरशिप देना, यह संविधान सम्मत है। यानी हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि ये महिला है। महिला के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। यानी भेदभाव किसके नाम पर नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। ये समान अवसर की बात करते हैं। यानी कहे तो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म के हो या किसी भी कहीं का जन्म स्थान हो, उन्हें नौकरी में क्या हो, समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है।
जिससे वंचित वर्गों को बराबरी मंच दिया जा सके। एक मंडल कमीशन की सिफारिश पर जो 27% ओबीसी का आरक्षण है उसको सुप्रीम कोर्ट में वैध ठहराया भी गया था। तो ये एक प्रकार से समान अवसर की है, यानी जो पिछड़ा हुआ जाति है उनको आगे लाने के लिए उसे समान अवसर दिया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, जो अस्पृश्यता की बात करती है, अनटचेबिलिटी की बात करती है, छुआछूत का अंत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या समुदाय को नीचा नहीं दिखा सकता है। यह सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि एक प्रकार से दंडनीय अपराध हो सकता है। माना कि अगर कोई मंदिर जाता है, मंदिर में दलितों को प्रवेश से रोकता है, तो वो एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। यानी ये किसी से छुआछूत, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी वर्ण के हो, वो सबके नजर में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसी भी तरह से छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जो उपाधियों का अंत है। नो टाइटल्स लाइक सर, एक्स्ट्रा, इस तरह से नहीं लगाना है। यानी भारत में राज्य द्वारा दी जाने वाली जो उपाधियां हैं, जो टाइटल्स हैं, उसको समाप्त कर दी गई हैं। जैसे कोई राय बहादुर सर, इस तरह से बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। नवाब, ऐसा उपाधि नहीं दी गई है। केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि डॉक्टर, ये एक प्रकार से क्या है, शैक्षणिक उपाधि है। सैन्य उपाधि में जैसे मेजर हो गया, हाँ, प्रोफेसर, ये शिक्षक में। तो इस तरह से ये उपाधि दी गई है, न कि हम कोई भी जबरदस्ती सर, नवाब, इस तरह से उपाधि नहीं दी गई है। जबरदस्ती आपसे ये नहीं बुलवा सकते। कोई व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे सर लगाए तो यह संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित किया जाएगा। अगला जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है, यानी बोलने, सोचने, जीने, काम करने और घूमने की आजादी देता है। ये जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच आता है। अनुच्छेद 19 में मुख्यतः 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बोलने की आजादी है, शांतिपूर्वक तरीके से सभा करना, संगठन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी घूमने की आजादी, कोई भी व्यवसाय करने की आजादी। यानी कोई भी पेशा आप भारत में रह के कर सकते हो। लेकिन ध्यान दे, ये जो है ये एब्सोल्यूट है, यानी पूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर राज्य कानून व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा आदि के नाम पर अगर संविधान सम्मत प्रतिबंध लगा सकता है, इस तरह से अगर कोई हनन होता है कि कानून व्यवस्था को कोई उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं पे बीच चौराहे पे अगर बैठकर सभा कर रहे हैं या रोड पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। यानी इस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। अगर कोई सड़क पर बिना अनुमति के रैली करता है और ट्रैफिक रोकता है तो पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। आपको इतना सब अधिकार है, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। आप अधिकार कर सकते हो, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 20, यानी अपराधी के अधिकार भी है। अगर कोई भारत में अपराध है, अपराधी सिद्ध हो चुका है, तो उनके लिए भी अधिकार दिया है मौलिक अधिकार के नाम पे। यानी बात किया जाए, पहला है इसमें 3 तरह के मुख्य रूप से सुरक्षा देते हैं। पहला है कि ये डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है, 2 बार कर देता है, एक ही अपराध ही करता है तो उन्हें दोबारा सजा नहीं मिलेगी। दूसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद को जबरन दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और तीसरा चीज है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई कानून बाद में बना तो पुराने अपराध पर उसे लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए बात करते हैं, अगर आज कोई कानून बना, एक काम अपराध है, तो पहले किया गया वो एक काम है, वो अपराध सिद्ध नहीं होगा। ये इसका मतलब है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। इसे भारतीय संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद कहा गया है। यानी इसमें बहुत सारा इसमें केस भी चला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है केवल जीवन जीना ही नहीं, सम्मान के साथ जीना भी एक प्रकार से अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जैसे कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, इंटरनेट तक पहुंच, गोपनीयता, सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल हैं।
आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार इसे बाद में जोड़ा गया था, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से शिक्षा दिया जाए, इसके लिए मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। यह अनुच्छेद है वो 2002 में लाया गया था 86 संविधान संशोधन के द्वारा। कोई स्कूल अगर 8 साल के बच्चे को प्रवेश देने से मना करे तो यह जो संविधान के खिलाफ माना जाएगा। इसी तरह से अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी और हिरासत के समय की सुरक्षा देता है। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग रखा गया है। एक सामान्य गिरफ्तारी पर अधिकार, यानी बिना जानकारी नहीं पकड़ सकते। दूसरा है कि 24 घंटा में कोर्ट में पेश करना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति को आप पकड़े हो तो 24 घंटा उसे कोर्ट के में पेश करना ही अनिवार्य हो जाता है। वकील की मदद का उन्हें अधिकार है, यानी उनके पक्ष में एक सरकारी वकील रहेगा। प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी उसका रोकथाम क्या है? किसी को बिना अपराध के सिर्फ शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन नियम और समय सीमा तय होना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि पुलिस अगर किसी को 48 घंटे तक बिना कोर्ट में पेश किए रखे तो वह अवैध माना जाएगा। उन्हें 24 घंटा के अंतर्गत कोर्ट में लाना है, और 48 घंटा इसका मैक्सिमम इसलिए क्योंकि संडे सैटरडे छुट्टी का दिन रहता है। तो अगर उन्हें 48 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में पेश करना ही होगा, नहीं तो उसे अवैध माना जाएगा। नेक्स्ट 2 अधिकार है फंडामेंटल, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। यानी मानव तस्करी और बेकार का जो निषेध है वो आर्टिकल 23 में आता है। यह जो अधिकार है मानव तस्करी, बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी जैसे शोषण को रोकता है। यानी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बाल मजदूरी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। मानव तस्करी, जबरन मजदूरी का ये निषेध करता है। कहने का मतलब है कि मानव तस्करी क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों को जबरदस्ती खरीदना और बेचना या फिर सेक्स ट्रेड में धकेलना, ये एक प्रकार से मानव तस्करी आता है, ये नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि कर्ज के बदले व्यक्ति या उसके परिवार को या उनके पीढ़ियों को मुफ्त काम कराने के लिए मजबूर करना, इसका भी ये निषेध करता है। और बेगार यानी बिना वेतन के काम कराना, चाहे जबरदस्ती हो या फिर दबाव से हो, ये सब गलत है। ये एक प्रकार से दंडनीय अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, अगर किसी ईंट भट्टे पर मजदूरों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा है तो वो फिर आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि बेगार कराना सीधे सीधे आर्टिकल 23 का उल्लंघन है, ये एक अपराध है। इसी तरह से बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना एक प्रकार से गैर कानूनी है। यानी कहे तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में या फिर कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। यह बच्चों के जीवन पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे असर डालता है। यानी कि हमें बच्चों की शिक्षा की रक्षा करना है, लेकिन ध्यान देना कि खतरनाक उद्योगों की बात कही गई है। आप छोटे मोटे घरेलू काम है वो आप करा सकते हो। इसलिए सरकार ने आगे चलकर बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम बनाया गया था 1986 में, कि कौन से काम बच्चों को कराया जा सकता है, कौन से नहीं करवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, अगर 10 साल का कोई बच्चा है वो पटाखा फैक्ट्री में काम करता है तो ये सीधे आर्टिकल 24 का उल्लंघन माना जाएगा, चाइल्ड लेबर लॉ के अंतर्गत उल्लंघन है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच रखा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति को धर्म मानने का, अपनाने का और प्रचार करने का आजादी है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि धर्म की आजादी, यानी आपको कोई भी धर्म मानने की आजादी है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का, प्रयास करने का ये पूर्ण रूप से आजादी है, उन्हें अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार पूजा पद्धति अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं।
लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, नैतिकता यानी मोरालिटी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, स्वास्थ्य यानी लोगों के अधिकार पर किसी तरह से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कारण देखा जाए तो फिर कोई व्यक्ति सड़कों पर जोर से माइक पर धार्मिक भाषण देता है तो प्रशासन उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। इसी तरह से आर्टिकल 26 से बोलता है धार्मिक संस्थानों की आजादी, यानी अपने धर्म का प्रचार कर सके, धार्मिक संस्थान चला सके और संपत्ति प्राप्त कर सके और उसका संचालन कर सके। लेकिन राज्य यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करते हैं, कोई मंदिर ट्रस्ट अपने नियम बना सकता है लेकिन वहां एससी और एसटी को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, यानी किसी भी धार्मिक संस्थान पे कोई भी व्यक्ति आया आ सकता है, जा सकता है। ये धार्मिक संस्थानों की आजादी को बताता है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों पर कर नहीं, यानी उस पर टैक्स नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस पर कर टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा जो विशेष रूप से किसी धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए लगाया गया हो। उदाहरण के लिए बात करें, अगर सरकार कहे कि नागरिक को मंदिर मरम्मत के लिए टैक्स देना हो तो वो आर्टिकल 27 का क्या है, उल्लंघन है। वो दान दे सकता है, टैक्स नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया है, यानी यह कहता है कि ऐसे स्कूल जो पूरी तरह से सरकारी फंड से चलते हैं वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित जो निजी स्कूल हैं उनको ये छूट है। सरकारी स्कूलों पर ये प्रतिबंध है, निजी स्कूलों पर छूट है। उदाहरण के लिए बात किया जाए, सरकारी स्कूल में अगर किसी एक धर्म की पूजा अनिवार्य कर दिया जाए तो वो एक अनुचित माना जाएगा, आर्टिकल 28 का उल्लंघन माना जाएगा। अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चर एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29-30 बताता है ये अधिकार अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की रक्षा करता है, चाहे वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, हिंदू हो या जैन हो, इनका सबका क्या करता है, इनकी संस्कृति और भाषा की रक्षा करता है। यानी अनुच्छेद 29 है वो संस्कृति और भाषा की रक्षा करता है और अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल स्थापित करने और चलाने का अधिकार है, क्योंकि ये अपने को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? आर्टिकल 32 क्या बोलता है? अगर ऊपर दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार, जैसे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर बोलने का अधिकार, यह सब अधिकार का अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। किसको लेके? आर्टिकल 22 के तहत। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले मुख्य रूप से 5 रिट्स होते हैं। हेबियस कॉर्पस यानी शरीर को लाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे बोलते हैं, यानी बॉडी किसी भी स्थिति में हो वो उसको लाना ही है, 24 आवर के अंतर्गत उसे कोर्ट के सामने पेश करना है। मैंडेमस यानी आदेश देने का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने जो नीचे वाले कोर्ट हैं उसे आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है। कोई भी केस जो पेंडिंग हो और हाई कोर्ट में चल रहा हो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट जारी कर सकता है। उसी तरह से निर्णय हटाओ वाले भी रिट जारी कर सकता है। वह अवारंट का मतलब है कि आपका जो अधिकार परीक्षा है कि आप किस हिसाब से आप फर्जी काम किए हो, वो अधिकार आप बता सकते हो, यानी पूछने का भी अधिकार है। मौलिक अधिकार वर्सेस विधिक अधिकार में क्या अंतर है? जो स्रोत है, पहला बात करते हैं मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार। स्रोत है इसका संविधान का भाग 3 का है और ये संसद के कानून में लिखा हुआ है, यानी ये जो विधिक अधिकार है वो कानून में लिखा गया है। कोर्ट में संरक्षण, इसे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण ले सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ हाई कोर्ट में ही संरक्षण लिया जा सकता है। इसमें जो संशोधन है वो कठिन है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना है, आर्टिकल 368 का अगर प्रयोग करना है तो ये लंबा प्रोसेस है, इसमें संशोधन बहुत मुश्किल है। इसका जो संशोधन है वो आसान है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सी परिस्थिति होती है जिसमें अधिकार को रोका जा सकता है, मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है।
तो क्या वे अधिकार सीमित हो सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कुछ अधिकार हैं जो सीमित किए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ अधिकार हैं उसको रोका जा सकता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकार को रोका जा सकता है, सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा हेतु उसे रोका जा सकता है। लेकिन ऐसी सीमाएं संविधान के अनुरूप और उचित होनी चाहिए। किसी भी अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, यानी अगर आप उस अधिकार को रोका जा रहे हो तो वो कहीं न कहीं उचित होना चाहिए, तभी आप रोक सकते हो। राष्ट्रीय आपात कर लगा है तो आप अधिकार रोक सकते हो। हाँ, क्या आप बोलने, लिखने, पढ़ने, घूमने का ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 जो बोलता है, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको भी आप रोक सकते हो। बात करते हैं संशोधन और बदलाव की। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे विधिक अधिकार में रख दिया गया था। आर्टिकल 300A बन गया है। मौलिक अधिकार में समय समय पर कोर्ट के फैसलों और संशोधनों द्वारा बदलाव किए जाते हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमें आजाद भारत के नागरिक होने का एहसास कराते हैं। ये केवल किताबों के शब्दों नहीं है, बल्कि हर नागरिक की रक्षा की ढाल है। हमें अपने अधिकारों के साथ और कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो